चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना जो झीलों का टॉपिक चल रहा था तो खारे पानी की तो हो ही गई थी, और मीठे पानी की जो झीलें हैं वो भी कंप्लीट हो गई। केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा। जीना हो तो मरना सीखो। कहने का तात्पर्य इतना है कि समस्त देशवासियों को जी.के. डायमंड रविंद्र कौशिक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 1857 की क्रांति को माना जाता है, और मेरा मूड भी था कि आज बच्चों के बार बार कहने पर 1857 की क्रांति में आज करवा दूं, लेकिन मेरा बीच का जो पढ़ाने का जो लिंक था वो टूट जाएगा। बेटा, मैं संडे तक आपको 1857 की क्रांति बिल्कुल निश्चित रूप से डाल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा मिट्टी, राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार। भारत की हो या राजस्थान की, वही 8 प्रकार की मिट्टी होती है। तो मिट्टी को आज अपन एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान की मिट्टियाँ। टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ 8 प्रकार की है। भारत की भी 8 प्रकार की। भारत की तो मैं आपको एक ही मिनट में समझा दूंगा, साथ में ही जब ये पूरा होगा तो इसके साथ में भारत की मिट्टियाँ भी एक साथ में। प्रयास कर रहा हूँ आपको कि राजस्थान के साथ भी भारत को जोड़ता हुआ चलता हूँ। कोई चीज़ वर्ड की भी आ जाती है तो वो वर्ड की भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको 8 प्रकार की मिट्टियाँ नक्शे पर, नक्शा इसी वजह से मैंने जोर दिया था कि आप हर चीज़ नक्शे पे सीखने का प्रयास करें, ताकि मुझे बार बार वो जिले नहीं बताने पड़े आपको कि यहाँ कौन सा जिला है। मैं संकेत करूं, आप समझ जाओ, बस ये है। ये आपका राजस्थान। अब देखो, आप आराम से समझने की कोशिश करना। ये वही अरावली पर्वत, ये मैंने अरावली पर्वत बना दिया। अब देखो, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये पड़ता है मरुस्थलीय क्षेत्र। यानी कि सीधी सीधी सी बात है बेटा कि ये जो मिट्टी होगी ये मरुस्थलीय मिट्टी होगी। मरुस्थलीय मिट्टी, अथवा तो आप इसको रेत है तो रेतीली मिट्टी भी कह सकते हो। बालू रेत, बलुई मिट्टी भी कह सकते हो। इस तरीके से ये अपनी पहली मिट्टी कंप्लीट होगी। बिल्कुल आराम से समझना है आपको, क्योंकि कोचिंगों में क्या है, मैं आपको ये बात बता दूं, ये टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं। और रियल बात ये है कि मिट्टियों में से क्वेश्चन अब कहाँ से आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ये बीच बीच में बताता हुआ चलूंगा कि मैं कहाँ कहाँ से इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखो, ये वाला क्षेत्र मरुस्थलीय हो गया, तो सीधी सी आपको याद करना है, मरुस्थलीय क्षेत्र तो मरुस्थलीय मिट्टी होगी। इसमें कौन सी न तो कोई दिमाग वाली बात है, न कोई। अब देखो, मरुस्थल वाली मिट्टी क्या होती है, खारी खारी लगती है, यानी कि लवणीय मिट्टी होती है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये तो पूरा जैसलमेर वाला हिस्सा आ ही गया। ये वाला जो हिस्सा है, यहां पाई जाती है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी इस वाले क्षेत्र में लवणीय, यानी कि ये बाड़मेर आ गया और इधर जालौर आ गया। तो ये नक्शा तो इसी वजह से मैंने आपको जोर देके नक्शा को बहुत सही विधि से, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से नक्शा बताया आपको, एक 5th क्लास का, 8th क्लास का बच्चा भी अगर उसको ठीक तरीके से समझेगा तो वो आराम से उसके समझ में आ गया होगा। तो यानी कि अपनी दूसरी मिट्टी होगी लवणीय मिट्टी, यानी कि इसमें लवण की मात्रा है, लवण की अधिकता है, खारी लगती है, तो लवणीय मिट्टी होगी। अब देखो, आप थोड़ा सा ऊपर के क्षेत्र, बागर वाले क्षेत्र पे जाइए, इस वाले क्षेत्र में जाइए, तो यहाँ मिट्टी,
क्योंकि पानी की इधर अधिकता भी रहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में पानी की अधिकता होती है। जहाँ पानी की थोड़ी सी अधिकता होती है तो ये मरुस्थल वाली जो मिट्टी होती है ना, रेतीली जो मिट्टी होती है, बलुई जो मिट्टी होती है, उसका कलर भूरा हो जाता है। तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी। अब देखो, अगर वो प्योर भूरी मिट्टी पूछता है तो बात अलग है। लेकिन अगर अब ये वाला रेतीला भी है क्षेत्र, तो यहां अगर भूरी रेतीली लगती है तो ये प्रश्न भूरी रेतीली के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। बालू तो है ही सही, बलुई तो है ही सही, यानी कि भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी बलुई मिट्टी, यानी कि तीसरे नंबर की मिट्टी आपकी हो गई भूरी रेतीली मिट्टी। अब देखो, ये पर्वत है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है तो पर्वतों पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतों पे सीधी बात है कि पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। बताओ कहां समस्या है आपके? चार मिट्टियां आपकी कंप्लीट हो गई ऊपर वाले क्षेत्र में। अरावली पर्वत से ऊपर क्षेत्र में रेगिस्तान है, मरुस्थल है, मरुस्थलीय मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी भी बोल सकते हो, रेतीली रेत पाई जाती है तो रेतीली मिट्टी भी, कैसे भी पूछे आपका जवाब होना चाहिए। दूसरी बार नीचे आ जाइए, थोड़ा सा लवणीय मात्रा इसमें ज्यादा होती है तो लवणीय मिट्टी होगी बाड़मेर जालोर में। इधर बागर वाले क्षेत्र में आ जाइए, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, सीकर है, तो इस तरीके से यहाँ थोड़ी सी भूरी हो जाती है मिट्टी, उसकी परत आ जाती है, यानी कि मिट्टी की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है और कलर भूरा हो जाता है, भूरी मिट्टी होगी, भूरी रेतीली कह सकते हो आप। पर्वतों पे जो मिट्टी पाई जाती है, सीधी सी बात है, उसका नाम पर्वतीय मिट्टी है, यानी कि दक्षिण का जो है उस पर्वतीय मिट्टी होगी। अब देखो आप, अब आप सीधे नीचे आ जाइए, यहां पे कैसे कोटा, कैसे काली, यहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। कपास की खेती यहां पे, यानी कि कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब कोटा नहीं है, कोटा पूरा हाड़ौती क्षेत्र आ गया बेटा। ये कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, चारों जिले इसमें शामिल हो गए, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह काली मिट्टी, सीधी सी बात है। अब देखो आप पर्वतों के नीचे आइए, जैसे आप कभी दूर से पर्वत देखना, आप दूर से जब आप पर्वत देखोगे तो आपको लाल पहाड़ी कलर के पर्वत दिखाई देंगे, सीधी सी बात है, लाल कलर के पर्वत आपको दिखाई देंगे जब दूर से देखेंगे। तो पर्वतों से जो मिट्टी है, यानी कि जो उतर के आती है, तो दूर से दिखाई देती है तो लाल कलर का आपको पर्वत दिखाई देता है। लेकिन देखो, मिट्टी है कि फिक्स जगह नहीं है कि भाई कोटा में ही काली मिट्टी है, थोड़ी सी आगे भी, आगे के जिलों में भी चली जाएगी। ये वाली मिट्टियां थोड़ी सी आगे भी निकल के चली जाएगी, क्योंकि मिट्टी क्या है, बहाव के साथ आगे बढ़ती है, अप्रदन के कारण मिट्टी आगे बढ़ जाती है। अप्रदन को, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, अपन इसको अभी थोड़ी देर बाद में इसी समस्या को लेंगे, क्योंकि मिट्टी से जुड़ी हुई जो समस्या है वो समस्या भी अपन साथ में पढ़ेंगे। तो दूर से पहाड़ कैसे दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा काली का भी मिल जाता है, तो यानी कि लाल और काली। तो आपको शब्द केवल एक ही मिलाना है। यहां जो इस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी, यहां पाई जाएगी मिश्रित लाल काली, ये लो, क्योंकि काली का कुछ हिस्सा इधर आ जाएगा, आ जाती है मिट्टी, अप्रदन की वजह से मिट्टी, ज्यादा बारिश होगी और मिट्टी दूर तक चली जाती है। तो कोई फिक्स सीमा तो है नहीं कि मिट्टी यहीं यहीं कोटा में ये काली रहेगी, थोड़ी सी आगे भी चल जाएगी, पर्वतों की मिट्टियां थोड़ी सी इधर भी आ जाती है, तो इसलिए इसको मिश्रित लाल काली मिट्टी बोलते हैं। आगे समझ में, कोटा से कपास और कोटा से काली मिट्टी याद रह जाएगी। चार मिट्टियां तो आपके ऊपर ऊपर ही होगी, मरुस्थल होगी, लवणीय होगी, भूरी होगी, पर्वतीय होगी, मिश्रित होगी और काली मिट्टी, इन रेगुर मिट्टी। अब देखो आप, थोड़ा सा ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये कायांतरित चट्टानों की वजह से होता है, ये वाला जो क्षेत्र,
मैं लिख भी देता हूं, कायांतरित। इस वाली मिट्टी को बोला जाता है लाल लोमी। कुछ जिले हैं। इसके बाद में ऊपर वाला जो क्षेत्र आता है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र, ये होता है लाल पीली। लाल पीली आराम से याद रह जाएगा। ये हो गया आपका लाल काली, लाल लोमी और लाल पीली। ये लाल से चालू रखनी है आपको, लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली। आगे लाल लिखना है। याद रखने के लिए आप जब नक्शा बनाओ तो अलग अलग कलर के आप वो लेके और इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से कुछ ऐसे, जैसे कोई किसी में स्टार बना दिया, किसी में डॉट बना दिया, इस तरीके, या ऐसे भी गोले बना के आपको तो याद करना है, करना क्या है उस हिसाब से आप ये आराम से, या यहाँ हो जाएगा लाल काली, लाल लोमी और लाल पीली। अब देखो बेटा, एक मिट्टी बचती है, उसको कहते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में तो 45% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदियों का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है, मैदानों का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है, तो वहां तो भारत में तो 45% पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में भी पाई जाती है, क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियों का बहाव है। इस चंबल में और भी बहुत सारी बनास वगैरह वगैरह आके मिलती है। तो जो चंबल वाला क्षेत्र है, यानी कि जो नदियों वाला क्षेत्र है, जहां नदियां आके मिलती है, जैसे इस जगह पे बनास भी मिलती है और भी नदियां मिलती है, तो इस वाले ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, ये आपकी मिट्टी आप कंप्लीट हो गई। ये वाला लाल पीली वाला, जैसे सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, करौली है, इस वाले क्षेत्र में ये वाला आपका जलोट वाला जो क्षेत्र है, जहां से चंबल नदी गुजरती है, वो वाला क्षेत्र लिख दो। वैसे तो चंबल क्षेत्र ही आप याद रखो, और नक्शे पे मैंने सारी चीजें आपको बता भी रखी है। ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे मान लो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो अरावली पर्वत के क्या नाम से है, जे ये राजसमंद पड़ता है, इधर से उदयपुर पड़ता है, इधर थोड़ा सा आओ तो चित्तौड़ पड़ता है, तो ये वाला क्षेत्र आप मिश्रित लाल काली में याद कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये आपको मिट्टियों के 8 प्रकार, भारत की तो मैं आपको एक ही मिनट में बता दूंगा, वो बाद में अपन जब लास्ट में रहेगा तो उसको बता देंगे, क्योंकि अभी जो नवीन वर्गीकरण है, तो उस नवीन वर्गीकरण को अपन जब देखेंगे तो उसके साथ में आपको बता दूंगा। तो याद करने में आपको, मुझे लगता है, कोई समस्या नहीं है। देखो आप, मरुस्थलीय मिट्टी होगी, इसको रेतीली या बलुई मिट्टी कह सकते हैं। इसके बाद में लवणता की वजह से लवणीय मिट्टी होगी। इधर ऊपर बागर वाले क्षेत्र में चले जाओ तो भूरी मिट्टी होगी, रेतीली बलुई साथ में, जैसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे, क्योंकि वहां आपको ऑप्शन मिलेगा तो उस हिसाब से। ये मिश्रित लाल काली होगी, ये लाल लोमी होगी, ये लाल पीली होगी। ये लाल लोमी कायंत्री चट्टानों की वजह से होती है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ये मिट्टी प्रवृत्ति होगी। इधर हाड़ौती क्षेत्र में आ जाओ तो आपको काली मिट्टी होगी, और नदियों वाला जो क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मिट्टी अथवा तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये आपकी मिट्टियों का एक जो क्रम है, जो 8 भागों में बांटा गया है, वो मैंने आपको समझाया। अब है मिट्टी की समस्या। समस्या सबकी होती है, मिट्टी की नहीं है, आपकी भी है, मेरी भी है, हर व्यक्ति जीव जो भी है, हर के सामने, यानी कि समस्या सबके सामने खड़ी है। अब मिट्टी के सामने क्या समस्या है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वो प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट्स के द्वारा देना। यानी कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये एक प्रश्न आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं मैं, और कल तक आप इसका आराम से 24 घंटे में जवाब देना। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये है आपकी मृदा, यानी कि मिट्टी। देखो इसकी क्या समस्या है, समस्या देखो आप, इसकी मेन समस्या है अपराधन।
आप कहोगे सर ये अपरदन क्या है? यानी कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही मिट्टी का अपरदन है। एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही मिट्टी का अपरदन है। इसको यानी मैं लिख देता हूं, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण यानी कि चले जाना। अब देखो इसको क्या कहते हैं? इसको मिट्टी की रेंगती मृत्यु कहते हैं। मिट्टी की रेंगती मृत्यु यानी कि क्षय रोग, मिट्टी का क्षय रोग है यह। सबसे खतरनाक अपरदन माना जाता है किसका? देखो पहला अपरदन होता है जल के द्वारा, दूसरा जो अपरदन होता है वो होता है वायु के द्वारा, तीसरा जो अपरदन होता है वो होता है चादरी अपरदन। आपने नाम तो सुना ही नहीं होगा, चादरी। और चौथा अपरदन होता है सेम। समझिए आप आराम से, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सारा टॉपिक। देखो जल का अपरदन का मतलब यह होता है, इसको अवलंब अवनलिका भी बोलते हैं। जैसे भयंकर बारिश आई और भयंकर बारिश आई, आपने मिट्टी लगा रखी है खेत के या नहीं लगा रखी, तो भयंकर बारिश आने की वजह से पूरे खेत की मिट्टी बहकर और किसी दूसरी जगह चली जाएगी। यानी कि सबसे खतरनाक अपरदन जो होता है वो जल के द्वारा होता है। अब आप कहोगे सर ये अपरदन किन किन क्षेत्रों में होता है? तो सीधी सी बात है, जहां नदियां ज्यादा होगी, जहां बारिश ज्यादा होगी उन क्षेत्रों में, यानी कि नदियों वाला जो क्षेत्र है वो चंबल क्षेत्र है, सीधी सी बात। वायु, अब वायु कहां चलती है? जैसलमेर में चलती है। हवाएं जहां चलेगी, रातों रात यहां से मिट्टी चली गई और दूसरी जगह चली गई, तो वो वायु द्वारा अपरदन हो गया। तो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, इस अपरदन को रोकने का कोई उपाय है? हाँ है सर, आप इसमें पेड़ पौधे लगा दो। अच्छा, रेगिस्तान में पेड़ पौधे वही लगेंगे जिनकी पत्तियां छोटी है। बड़ी पत्तियों वाला अगर पेड़ पौधा लगाओगे तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा है। तो जैसे बबूल है अथवा तो खेजड़ी है, मेन वृक्ष, तो ऐसे पौधे लगा दो, अपरदन रुक जाएगा। दूसरा है चादरी। तीसरा देखो, चादरी आपने पहली बार नाम सुना होगा, इस तरीके से पर्वत होते हैं, ठीक है। बारिश आई, यहां की मिट्टी कहां आएगी? नीचे आ जाएगी और चादर के रूप में फैल जाएगी, पूरी जम जाएगी और ऐसे फैल जाएगी। इसको कहते हैं चादरी अपरदन। ये कहां होगा सर? सीधी सी बात है, हिमालय अरावली के नीचे वाला जो क्षेत्र है, जैसे सिरोही है, राजसमंद है, ये नॉर्मल चीजें जो आपको भी थोड़ा सा, जिले तो आप उसके हिसाब से जैसे मैं इंट मारो, आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर कौन से वाले क्षेत्र में कौन से जिले पड़ते हैं, ये तो आपको ध्यान होना। ये नाम आपका आएगा सेम। आप कहोगे सेम किससे कहते हैं? देखो सेम का मतलब होता है जहां जल की अधिकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई नहर निकल रही है, अब उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है या नीचे वाली जो जमीन है, खेत है, वहां हमेशा पानी भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि नहर का रिसाव आएगा, और साथ में अगर बारिश भी भयंकर पड़ेगी तो फिर वो तो खेत भर, क्योंकि जमीन की भी तो अपनी एक सीमा होती है ना, वो कहां तक सोखेगी। तो जहां जल की अधिकता होती है, जलाधिक्य जिसको बोलते हैं, ये समस्या जलाधिक्य की वजह से, यानी कि जल की अधिकता की वजह से होती है। जल की अधिकता, जल की अधिकता की वजह से ये समस्या होती है। ये नहर निकल रही है और ये आसपास के खेत हैं, भरे रहेंगे इसके रिसाव की वजह से, फिर पानी भी पड़ गया, तो फिर इसकी समस्या, इस सेम की समस्या से निपटने का कोई उपचार है क्या? बस और किन किन क्षेत्रों में, जैसे मान लो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर निकल रही है हनुमानगढ़ और इसमें, तो वहां ये समस्या रहेगी हनुमानगढ़ में।
कुछ क्षेत्र गंगानगर का भी आ जाएगा, रावतसर है, और क्या नाम से है, भगवान दास है। इस तरीके के एक दो जो जिले और क्षेत्र पड़ते हैं, वहां ये समस्या ज्यादा है। इस समस्या से निपटने के लिए केवल और केवल देखो, स से सेम और स से सफेदा, समझ गए, सफेदे के पेड़ लगाओ खेत के चारों तरफ, इस तरीके से ये पानी को सोख लेगा। ये इसकी उपचार है। अब देखो, अब मिट्टी, ये चीज तो आपके समझ में आ गई। अपरदन, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का स्थानांतरण, जल, यानी कि सबसे खतरनाक जो अपरदन माना जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे खतरनाक अपरदन किससे होता है, और चारों चीजें आ जाए, तो आपका जवाब जल होना। वायु द्वारा अपरदन जैसलमेर, चादरी, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, सिरोही राजसमंद में सेम वाली जो समस्या, यानी कि पानी की अधिकता, इंदिरा गांधी नहर लिख देता हूं, इंदिरा गांधी नहर। इस तरीके से आपको ये देखना है। अब आपको ये भी देखना है कि मिट्टी कौन सी सही है और कौन सी खराब है, ये भी देखना है। इसका पता हमें कैसे लगेगा? इसका पता हमें लगेगा मापदंड के द्वारा। देखो आप, मैं यहां एक वो बनाता हूं, यानी कि मिट्टी को का जो माप है वो pH 7 है, हाइड्रोजन परमाणु। इसका अगर 7 है, फिक्स 7 है, तो अच्छी मिट्टी है, मतलब उपजाऊ मिट्टी है, उदासीन मिट्टी है, उपजाऊ उदासीन अच्छी मिट्टी है, कहने का मतलब जिसका pH 7 है। जैसे दूध को नापा जाता है, बुखार को नापा जाता है, इसी तरीके से मिट्टी का अगर मापदंड 7 है तो बिल्कुल एक्यूरेट जमीन। पर समस्या यह है कि अगर ये 7 से कम हो जाए तब भी खतरनाक है, और 7 से ज्यादा हो जाए तब भी खतरनाक है। अगर 7 से ज्यादा होगी तो ये मिट्टी हो जाती है क्षारीय, यानी कि लवणीय, क्षारीय, लवणीय। और अगर कम होगी तो ये मिट्टी होगी अम्लीय। अम्लीय का मतलब हो गया माइनस, और इसका मतलब हो गया प्लस, यानी कि 7 से ज्यादा होगी मिट्टी तो भी खराब है, और कम होगी तब भी खराब है। तो अब इसके लिए क्या उपचार है? जैसे मान लीजिए क्षारीय मिट्टी को, जैसे आपकी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, अब बताओ आप क्या करोगे? पानी नहीं डालोगे, फिर आप क्या करोगे? पानी नहीं डालना आपको, और उसकी लेवल ठीक करनी है। तो इसके लिए आपको क्षारीय मिट्टी का उपचार मात्र जिप्सम, जिप्सम डाल दो आप खेत में, आपकी जो लवणीय क्षारीय मिट्टी है वो ठीक हो जाएगा, उसका मापदंड बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी जमीन, आपका खेत अम्लीय हो गया है, तो फिर उसके लिए क्या करोगे आप? फिर उसके लिए आपको खेत में क्या डालना पड़ेगा उपचार के लिए? उपचार के लिए आपको डालना पड़ेगा चूना, फास्फोरस, या फिर जस्ते का चूर्ण। ये इसका उपचार है। इस तरीके से ये मिट्टी वाला जो टॉपिक है, ये आपका आगे का जो इसका भाग है वो कल करवाएंगे, जिसमें नवीन वर्गीकरण भी है, जो वैज्ञानिकों के अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा एक नवीन वर्गीकरण जो है, उस नवीन वर्गीकरण को अपन कल पढ़ेंगे। साथ में मैं भारत की भी मिट्टियां आपको बता दूंगा।